ओके, स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी। और बायोलॉजी में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट और कार्बन डाइऑक्साइड से होने वाले पोल्यूशन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से होने वाले पोल्यूशन, इन सब के बारे में समझ गए। आज प्रोबेबली हमारा बायोलॉजी का लास्ट लेक्चर होगा। आज आपका बायोलॉजी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो जो बचे हुए टॉपिक्स हैं, जैसे कि न्यूक्लियर जो रिएक्टर्स होते हैं, अगर वो ब्लास्ट हो जाए तो उनसे पोल्यूशन कैसे फैलता है, गाड़ियों से जो पोल्यूशन फैलते थे उनको रेगुलेट करने के लिए कौन कौन से नियम लाए गए, भोपाल गैस ट्रेजेडी क्या थी, या नॉइस पोल्यूशन क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल्यूशन क्या होता है, आज हम इन सब की चर्चा करें। ठीक है, तो देखो, स्टार्ट करने से पहले हमें समझना है कि जो पोल्यूशन होते हैं उन पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए सरकार, देश कुछ न कुछ स्टेप्स लेते हैं। समझ में आया? तो उसमें ही हमें एक टर्मिनोलॉजी समझनी है। सबसे पहले कार्बन फुटप्रिंट किसे कहते हैं? टर्मिनोलॉजी क्या है? कार्बन फुटप्रिंट। कार्बन फुटप्रिंट। अच्छा, देखो, जब मैंने प्रीवियस लेक्चर में ये बात किया था कि जो ग्लोबल वार्मिंग होती है, ग्लोबल वार्मिंग ये जिन गैसों से होती है उसके लिए तीन चार चीजें मैंने मेजरली जो रिस्पॉन्सिबल थे मैंने बात की थी उसके बारे में। एक क्या था? एक तो था वाटर वेपर, दूसरा क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड, और तीसरा था मीथेन, CH4। ठीक है, CH4। तो ऐसी जितनी भी गैसेस हैं, ऐसे जितनी भी गैसेस हैं जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उन सब को मिला दिया जाता है तो उन्हीं को हम कहते हैं कार्बन फुटप्रिंट। क्या कहते हैं? कार्बन फुटप्रिंट। कार्बन फुटप्रिंट। समझ में आया? इसमें यानी कि कार्बन का इमिशन बहुत अधिक अमाउंट में हो रहा है। इसका इमिशन, कार्बन का इमिशन। जैसे CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन है इसमें। CH4 है, मीथेन, कार्बन है इसमें। तो कार्बन फुटप्रिंट अगर पूछेगा व्हाट इज द कार्बन फुटप्रिंट, सो इफ we include all gases responsible for the global warming is known as carbon footprint। क्या था? कार्बन फुटप्रिंट। ओके, अच्छा, हमने ये बात करी थी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये तो कहाँ कहाँ से निकल जाती है, हम सांस छोड़ते हैं वहां से निकल जाती है, गाड़ियों में से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है। तो मैंने बताया था सबसे पहले जो व्हीकल्स होते हैं, है ना, जैसे अगर मैं व्हीकल्स की बात करूं तो जो व्हीकल्स होते हैं, व्हीकल्स के अंदर से पहले क्या निकलता था? पहले निकलता था, मैं अगर यहाँ पे समझ लो, ये उसका धुआं निकलने वाला पाइप है। पहले यहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता था। फिर इन व्हीकल्स के इंजन की लाइफ बढ़ाने के लिए कंपनियों ने क्या करना शुरू किया था? उसमें तेल मिलाना शुरू किया था। ये वाला तेल नहीं, ये तेल, टेट्रा इथाइल लेड, जिसकी वजह से जब धुआं बाहर आता था तो उसके साथ क्या आता था? पीबी यानी लेड निकलता था। हमको पता है कार्बन मोनोऑक्साइड गला घोटू गैस है, हमारा दम घोट देता है। और पीबी यानी लेड से हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर अफेक्ट आता है। तब गवर्नमेंट ने तो ये कह दिया कि कोई भी कंपनी अपने डीजल या पेट्रोल में TEL यानी टेट्राइथाइल लेड को नहीं मिक्स करेगी। ये तो रुक गया। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड को कैसे कंट्रोल किया जाए? कार्बन मोनोऑक्साइड को कैसे कंट्रोल किया जाए? तो इसके लिए क्या किया गया पता है? कि जब फ्यूल, व्हीकल का फ्यूल जलता था तो जलने के बाद जैसे धुआं निकलने वाला रहता, वहां पर एक फिल्टर लगा दिया जाता। उसे हम कहते हैं कैटालिटिक कन्वर्टर। क्या कहते थे?
कैटालिटिक कन्वर्टर। ये कन्वर्टर क्या करता था, जैसे ये CO निकल रहा है, ठीक है, जलने के बाद जब कंबसन होता है तो CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। तो ये कैटालिटिक कन्वर्टर क्या करेगा, इसको CO2 में कन्वर्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि CO अगर एनवायरनमेंट में फैल गया तो ये लोगों की जान ले लेगा, लेकिन CO2 एक बार फैलेगा तो ये तुरंत जान नहीं लेगा, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए ये इम्पैक्ट डालेगा ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए। तुरंत मरने से अच्छा है कि थोड़ा टाइम मिल जाए, ताकि उतने टाइम में जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने लगेगा तो हम उसे कंट्रोल करने का कोई न कोई रास्ता निकाल लेंगे, कोई न कोई रास्ता निकाल लेंगे। तो अगर कभी पूछेगा कि गाड़ियों में कैटालिटिक कन्वर्टर का काम क्या होता है, तो कैटालिटिक कन्वर्टर कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करता है। ये कैटालिटिक कन्वर्टर किसका बना होता है? ये कैटालिटिक कन्वर्टर बना होता है ट्रांजिशन मेटल का। ट्रांजिशन मेटल्स, आपने पीरियोडिक टेबल अगर पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, तो पीरियोडिक टेबल में जो ब्लॉक डी के एलिमेंट होते हैं, ब्लॉक डी के एलिमेंट होते हैं, उनको हम कहते हैं ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल, तो इन्हीं ट्रांजिशन मेटल का इस्तेमाल करके कैटालिटिक कन्वर्टर को बनाया जाता है। कैटालिटिक कन्वर्टर को बनाया जाता है। इतना क्लियर हुआ? अच्छा, दुनिया में अगर पूछूं कि ये कार्बन डाई जो ऑक्साइड गैस है, इसको सोखने का काम कौन करता है? पहले तो प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं। और दूसरा होते हैं ओशियन। ओशियन और प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड का सिंक माना जाता है। सिंक मतलब सोखने वाला। लेकिन ओशियन भी अब 95% तक कार्बन डाइऑक्साइड को सोख चुके हैं। अब ओशियन के पास क्षमता नहीं बची वो और अधिक कार्बन डाइऑक्साइड को सोखे, इसलिए ये कार्बन डाइऑक्साइड अब एनवायरनमेंट में खुला घूम रहा है, जिसकी वजह से एनर्जी यानी सूरज की जो रोशनी है, सूरज से जो हीट आ रही है, वो ट्रैप हो जा रही है और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। चलो देखो, कार्बन फुटप्रिंट आई होप की समझ में आ गया होगा। कार्बन फुटप्रिंट क्या है? इट इज नथिंग बट द ऑल गैसेस व्हिच रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोबल वार्मिंग, दैट इज नोन एज द कार्बन फुटप्रिंट। अच्छा, इस कार्बन फुटप्रिंट को कम कैसे किया जाए? कम करने के लिए सरकारों को कोई न कोई सहारा लेना पड़ेगा, है ना? हर देश के जो लीडर्स हैं उनको कदम उठाना पड़ेगा। तो इसके लिए 1997 में जापान के टोक्यो कह रहा हूँ, क्योटो शहर में एक सम्मेलन हुआ और वहां पर कुछ नियम कानून बनाए गए, जिसे कहा गया क्योटो प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है? नियम कानून। नियम कानून, इसका एम क्या था? मेन मुद्दा क्या था? एम यही था कि कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करना है। टू रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट। क्या है कार्बन फुटप्रिंट? यही सारी गैसेस, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो, ठीक है, चाहे CO हो, इन सारी गैसों को, चाहे मीथेन हो, इनको रोकना। अच्छा, कैसे रोकेंगे? कैसे रोकेंगे? हमको पता है ये सारी की सारी जो गैसेस हैं वो इंडस्ट्रियलाइजेशन से निकलती हैं, इंडस्ट्रीज से निकलती हैं, जितनी फैक्ट्री वगैरह चलती हैं वहां से निकलती हैं, तो जितनी गाड़ियां हैं वहां से निकलती हैं। तो हम धीरे धीरे क्या करने लगे, जितने भी देश हैं इस पृथ्वी पर, जितने भी रिकॉग्नाइज देश हैं, उन सबको एक टारगेट दे दिया गया कि भाई अब देखो, कंपनियां तो बंद नहीं कर सकते हैं। कंपनियां अगर बंद कर देंगे तो किसी भी देश का ग्रोथ नहीं होगा। तो उन्हें कहा गया कि ठीक है, हर देश को एक टारगेट दे दिया गया कि आप एक साल में कितने टन कार्बन को इमिट कर सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि भारत को अगर मिला कि
10 टन 10 टन 10 टन कार्बन भारत एक साल में उत्पन्न कर सकता है। अगर भारत ने एक साल में 10 टन कार्बन प्रोड्यूस किया तो उसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन 10 टन से अगर 1 टन भी ज्यादा एक्स्ट्रा कार्बन प्रोड्यूस किया भारत ने, तब उसे उस एक्स्ट्रा कार्बन प्रोड्यूस करने के लिए उस पर कुछ फाइन लगाए जाएंगे। अच्छा सोचो, ऐसे देश, मान लेते हैं कि भारत को 10 टन का टारगेट दिया गया था, लेकिन भारत ने 5 ही टन एक साल में प्रोड्यूस किया, तो अभी भारत के पास 5 टन का जो कार्बन है, कार्बन फुटप्रिंट है, वो बचा हुआ है ना। वो बचा हुआ कि वो अभी 5 टन और प्रोड्यूस कर सकता है। तो जो बचा हुआ भाग रहता है उसे हम कहते हैं कार्बन क्रेडिट। कार्बन क्रेडिट, कार्बन क्रेडिट। अच्छा, जैसे हम एक दो दो देश का एग्जांपल लेते हैं। एक लेते हैं नेपाल, हमारा नेबरिंग कंट्री नेपाल आपको पता होगा। दूसरा हम लेते हैं इंडिया। मान लेते हैं कि नेपाल को मिला था टारगेट कि भाई नेपाल छोटा देश है, वहां इनको 5 टन का टारगेट मिला, और भारत को 10 टन का टारगेट मिला कि भारत एक साल में 10 टन कार्बन उत्पन्न कर सकता है और नेपाल एक साल में 5 टन कार्बन उत्पन्न कर सकता है। भारत ने एक साल में 11 टन उत्पन्न कर दिया। कितना? 11 टन। और नेपाल ने एक साल में 4 टन ही कार्बन उत्पन्न किया। नेपाल के पास अभी 1 टन और उत्पन्न करने की क्षमता है, मतलब उसका बकाया बचा हुआ है। तो नेपाल क्या करेगा? नेपाल अपना ये जो कार्बन क्रेडिट है, वो किसे दे सकता है? वो भारत को दे सकता है। क्यों? क्योंकि भारत ने 10 टन की जगह 11 टन उत्पन्न कर दिया है, 1 टन एक्स्ट्रा है, और भारत उस 1 टन के बदले नेपाल में चाहे तो कोई इन्वेस्टमेंट कर सकता है, नेपाल में चाहे तो पेड़ पौधे लगा सकता है, या नेपाल को चाहे तो पैसा दे सकता है। तो इससे क्या हो गया? ऐसे देश जो बहुत कमजोर हैं, जिनकी इकोनॉमिक स्ट्रांग नहीं थी, जहां पर प्रोडक्शन बहुत अधिक नहीं हो पाता था, तो उन्हें दूसरे देशों से पैसा मिल जाता था अपना कार्बन क्रेडिट बेच करके। इतना क्लियर हो गया? तो जो क्योटो प्रोटोकॉल था, कब हुआ ये? 1997 में। कहा? जापान में। इसका एम क्या था? टू रिड्यूस द कार्बन फुटप्रिंट। और इसमें एक और कंसेप्ट को जोड़ा गया, क्या? कार्बन क्रेडिट। कार्बन क्रेडिट क्या है, समझ में आ गया? जो देश अपने टारगेट से कम कार्बन को प्रोड्यूस करता है, वो बचे हुए कार्बन को दूसरे देशों को बेच सकता है। और ऐसे देश जिन्होंने अपने क्षमता से अधिक कार्बन को प्रोड्यूस कर दिया है, वे चाहे तो दूसरे देश को पैसा दे सकते हैं उसके बदले, या उनके यहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इतना क्लियर हो गया? ओके, बहुत बढ़िया। चलो, अब देखो, हम एक चीज समझ लेते हैं यहाँ पे कि अब तक हमने जितनी भी चीजें पढ़ी, जैसे पॉल्यूशन की अगर हम बात करें, मैं एक जगह पहले लिख देता हूं। पॉल्यूशन में हमने देखा कि ऐसी कौन सी गैस है जो सबसे अधिक पॉल्यूशन फैलाती है? तो सबसे है ज्यादा, सारे गैसों में सबसे ज्यादा पॉल्यूशन फैलाती है कार्बन मोनोऑक्साइड, उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड, फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। उसके बाद अगर मैं कहूं कि ग्रीन हाउस गैस के लिए रिस्पॉन्सिबल गैसेस कौन कौन सी है? तो सबसे अधिक जो रिस्पॉन्सिबल है वो कार्बन डाइऑक्साइड, फिर मीथेन, फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन। उसके बाद अगर मैं कहूं कि एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो सबसे अधिक है HNO3, फिर सल्फर डाइऑक्साइड, फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ओके, उसके बाद अगर मैं कहूं ओजोन लेयर को डिप्लेट करने में कौन कौन सी गैसें हैं जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं? तो हमको पता है
CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, है ना, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी होती है। ओके ओके। उसके बाद यहाँ तक आई होप कि ये सारी चीजें आपको क्लियर है, यहाँ पर कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। पॉल्यूशन में ये गैसें एक साथ मैंने लिख दी, ग्रीन हाउस में ये लिख दिए, एसिड रेन में लिख दिया, और ओजोन के लिए मैंने लिख दिया। अब हम आगे चलते हैं, अब नई टर्मिनोलॉजी और नए कंसेप्ट को समझते हैं, और उसके बाद हमारा ये जो बायोलॉजी है वो पूरा खत्म हो जाएगा। आगे चले, चलो हम समझते हैं भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में। क्या हुआ था भोपाल गैस ट्रेजेडी? ठीक है, भोपाल गैस ट्रेजेडी। देखो, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, साल था 84 का, ईयर 1984, महीना दिसंबर, और दिन था 4 से 5, मतलब कि 3 से 4 के रात्रि में हुआ था, तो 4 दिसंबर को आप समझ सकते हो। ठीक है, 4 दिसंबर को आप समझ सकते हो। वहां पर यूनियन कार्बाइड दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ अगर दिखाई नहीं दे रहा है ये समझो, यूनियन कार्बाइड नाम की एक कंपनी थी जो पेस्टिसाइड बनाती थी, इंसेक्टिसाइड्स बनाती थी, मतलब कि कीड़े मकोड़ों को मारने की दवा बनाती थी। अब कीड़े मकोड़ों को मारने की जब दवा बनाई जाती है तो उसमें मिलाया जाता है मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, क्या मिलाया जाता है? मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये मिथाइल आइसोसाइनाइड का जो पाइप गया था, जैसे आप यहाँ देखो ये सारे के सारे पाइप गए हैं, ठीक है, और यहाँ पर नीचे दवा बनाई जाती थी, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड, कीटनाशक बनाया जाता था, कीटनाशक। अब साइनाइड आपको वैसे ही पता है बहुत ही खतरनाक होता है, साइनाइड की एक बूंद इंसान की जान ले सकती है। तो ये जो मिथाइल आइसोसाइनाइड था, ये जिस जिस टैंक में नीचे हुआ करता था उसके ही ऊपर से पानी की पाइप गई हुई थी, और इस पानी की पाइप टंकियों को मरम्मत की जरूरत थी, लेकिन कंपनी का जो मालिक था उसका नाम था रिचर्ड एंडरसन। वो उस कंपनी की मरम्मत को करवाना नहीं चाहता था, उसको लगता था कि खर्चा होगा बहुत। और क्या हुआ कि ये जो पानी की पाइप थी उसमें हो गया लीकेज, और वो पानी इसमें मिल गया मिथाइल आइसोसाइनाइड में, और मिथाइल आइसोसाइनाइड पानी के साथ रिएक्ट किया, और जो भी बॉयलर थे वो ब्लास्ट कर गए। ब्लास्ट करते ही वो गैस के फॉर्म में बाहर निकला। रात को लोग सोए थे, पूरे मध्य प्रदेश के भोपाल का जो शहर था वहां पर पूरा फैल गया। अब जैसे ही ये फैला तो लोग जो सो रहे थे, सोते ही सोते वो सांस ले, और सांस के साथ वो गैस जब अंदर गई तो लोगों के गले सड़ना शुरू हो गए, उनके फेफड़े सड़ना शुरू हो गए, और सुबह होते होते हजारों लोगों की मौत, हजारों लोगों की मौत हो जाती है। समझ में आया? ओके। उसके बाद ये जो कंपनी थी, कंपनी का मालिक तो यहाँ से भाग गया, यूएसए की कंपनी थी। फिर उसके बाद भारत में केस चला, केस चलने के बाद उस मालिक को कुछ हुआ नहीं, वो मालिक मर गया, लेकिन आज भी भारत में उसका केस चल ही रहा है। समझ में आया? तो कहेगा कि भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुई थी? 1984, 4 दिसंबर 1984 में। इसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड किसके साथ रिएक्ट किया था? मिथाइल आइसोसाइनाइड किसके साथ रिएक्ट किया था? तो पानी के साथ, और ये क्या बन गया था? जहरीली गैस। साइनाइड तो वैसे ही जहरीला होता है, ये गैस बन के ब्लास्ट कर गया बॉयलर, और पूरे लोगों की मौत हो गई, पूरे लोगों की। इतना क्लियर हुआ? ओके। अब देखो, इस दुनिया में सबसे, अगर मैं कहूं कि पूरे देश पर ऐसा एक कौन सा देश है जो दुनिया के ऑलमोस्ट सभी देशों पर राज कर चुका है? ऑलमोस्ट, मैं सभी तो नहीं कह रहा हूं, बट ऑलमोस्ट मैक्सिमम देशों पर उन लोगों ने राज किया है। ये थे ब्रिटिशर्स।
है ना, ब्रिटिश वाले यानी यूके, यूके वाले। मैं अगर ये लूं, क्या कहते हैं, एक आपको पिक्चर लेके दिखाता हूँ पहले इसके जरिए, मैप के जरिए, तो आपको अच्छे से समझ में आए। ये मैं मैप ले लेता हूँ, क्या मैप, आई होप ये मैप दिखाई दे रहा है आपको। ठीक, देखो यहाँ अगर आप देखोगे तो ये है यूके, ठीक है, ये है यूके, और ये पूरा एरिया कहलाता है यूरोप, ठीक है, यूरोप। ओके, यूरोप में तो हालांकि ये सब आ जाते हैं, बट ये यूके है जिसने अमेरिका पर भी राज किया है, यहाँ भी राज किया है, अफ्रीका पर भी राज किया है, ठीक है, इंडिया पर भी राज किया है, चाइना के साथ भी इन लोगों ने लड़ाई करी है, तो बहुत सारे देशों पर इन्होंने राज किया है। सारे देशों से सारा का सारा धन लूट लूट कर ये लोग ले गए और यूके को डेवलप किया। यूके को जब डेवलप किया तो इन लोगों ने देखा इनके यहाँ जो हवा है, हवा वो पल्यूट हो रही है, यानी उसमें प्रदूषण फैल रहा है। गाड़ियों से निकलने वाली जो गैस है वो उन हवाओं को पोल्यूट कर रही है और इन लोगों के यहाँ तरह तरह के डिजीज होने चालू हो गए थे। इसलिए इन लोगों ने बहुत ही पहले टाइम पीरियड में ही इस चीज को समझ के क्या किया पता है, एक स्टैंडर्ड जारी किया जिसे कहा गया यूरो स्टैंडर्ड। मैं अगर इसको यहाँ से ले लूं और आपको दिखाऊं, यहाँ सब उन लोगों ने क्या जारी किया, यूरो स्टैंडर्ड, यूरो स्टैंडर्ड, जिसमें ये डिसाइड किया जाता था, कोई भी यूरो स्टैंडर्ड में ये डिसाइड किया जाता था कि जो गाड़ियों के इंजन होंगे उन्हें इस तरीके से बनाया जाएगा कि वो कम से कम जो गैस हैं उनके पार्टिकल बाहर निकाले, कम से कम गैस के पार्टिकल बाहर निकालें, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, इनके जो पार्टिकल है वो बहुत कम मात्रा में निकलने चाहिए। तो अगर आप देखोगे तो 1992 में ही इन लोगों ने यूरो 1 लाया था, फिर उसने उन लोगों ने रिसर्च किया और 1996 में यूरो 2 लाया, फिर करते करते यूरो 3 लाए, फिर यूरो 4 लाए, फिर 5 लाए, फिर यूरो 6 लाए, यूरो 6 लाए, ठीक है, यूरो 6 लाए। तो इनका जो यूरो 1 था, यूरो 1 में उन्होंने क्या किया था कि अगर गाड़ी 1 किलोमीटर तक चल रही है तो उसके धुएं से निकलने वाले जो पार्टिकल है उसको मेजर किया, तो उन्होंने देखा कि 2.7 ग्राम पर किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर में इनकी गाड़ी 2.7 ग्राम हाइड्रोकार्बन को रिलीज कर रही है। इसको हाइड्रोकार्बन को रिलीज कर रही है, हाइड्रोकार्बन को रिलीज कर रही है। तो उन्हें ये जो अमाउंट था 2.7 वो और कम करना था, और कम करना था, और कम करना था। तो जैसे जैसे उन्होंने अपने गाड़ियों के इंजन को मॉडिफाई किया, फिर यूरो जब 6 आया, क्या, यूरो 6 लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, यूरो 6। तो यूरो 6 में उन्होंने देखा कि उनकी जो गाड़ियां हैं वो 0.2 ग्राम पर किलोमीटर इतना हाइड्रोकार्बन अब रिलीज कर रही हैं, इतना हाइड्रोकार्बन अब रिलीज कर रही हैं। भारत ने इसी चीज को देखा और भारत ने लॉन्च किया भारत स्टेज PS। तो आपने गाड़ियों में इंजन के नाम सुने होंगे, PS1, PS2, PS3, सुना है कि नहीं सुना है आपने, है ना, यहाँ पर देख रहे हो BS4 वर्सेस BS6। हमारे यहाँ BS1 2 3 आया, 4 आया, पाई ने आकर के डायरेक्ट 6 आया था, पाई ने आकर के डायरेक्ट 6 आया था। तो अगर आपको कंपैरिजन करना है, जैसे मान लेते हैं कि व्हीकल में जो सल्फर कंटेंट है, PPM मेजर करते हैं, PPM से पर्टिकुलर पार्ट पर मिलियन या पर्टिकुलर पर मैटर ये भी कहते हैं, तो पार्ट पर मिलियन की 1 मिलियन यानी 10 लाख में कितने सल्फर के पार्ट्स हमें देखने को मिलेंगे। देखो जो BS4 की गाड़ी थी उसमें हमें 50
सल्फर के पार्ट देखने को मिलते थे, लेकिन BS6 में सीधा कितना हो गया, 10 हो गया। वह डीजल व्हीकल में, और वही पेट्रोल व्हीकल में 30 सल्फर के पार्ट देखने को मिलते थे 1 मिलियन में, BS6 में 10 हो गया। यानी जैसे इंजन को मॉडिफाई किया गया, उसे और बेहतर बनाया गया, तो एनवायरनमेंट में निकलने वाले ये जो सल्फर हो गए, चाहे आपके कार्बन हो गए या ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन तो निकलता नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड जो हो गया, उसके मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे क्या होने लगे, कम होने लगे, धीरे धीरे कम होने लगे। इतना क्लियर हुआ। तो भारत सरकार ने BS3 कब चालू किया था, 2010 में। मैं यहाँ लिखता हूँ कि भारत स्टेज 3 ये 2010 में चालू किया था, या 2010 में। और उसके बाद कोर्ट में एक, उस वक्त जो गाड़ियां चल रही थी BS3 वाली, तो कोर्ट ने एक आदेश जारी किया 26 मार्च 2017 को। 2017 को कोर्ट ने क्या आदेश जारी किया, BS3 की सारी गाड़ियों को आने वाले 6 दिनों में, यानी 31 मार्च 2017 के बाद कोई भी कंपनी बेच नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि 2017 में गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दिया था BS4, यानी BS4 इंजन की गाड़ियां आ चुकी थी। तो कंपनियों ने क्या किया, कंपनियों ने इसी 5 दिन के टाइम के भीतर अपने व्हीकल्स पर भारी छूट दी, और भारतीयों ने उसे भरपूर अमाउंट में खरीद लिया। तो कंपनी जो थी उनको लॉस भी नहीं हुआ ज्यादा, और भारत में लोगों के पास 2 व्हीलर गाड़ियां भी बहुत ज्यादा मात्रा में आ गई। समझ में आया? तो अगर पूछेगा कि BS क्या है, तो भारत स्टेज इसको बताता है, तो इंजन की क्वालिटी को बताता है, इंजन कितना कम प्रदूषण करेगा। ये किससे हमने कॉपी किया है, तो यूरो से। यूरो यानी यूरोप वालों ने जो अपना स्टैंडर्ड बनाया था, यूरो स्टैंडर्ड, उसी से हमने कॉपी किया है भारत स्टेज। भारत स्टेज क्या क्लियर हो गया? आगे चलते हैं और अब हम समझते हैं नॉइस पोल्यूशन के बारे में। देखो, इसके बारे में तो आप जानते ही हो, नॉइस पोल्यूशन। देखो, नॉइस पोल्यूशन कोई परमानेंट पोल्यूशन नहीं होता, ये टेम्पोररी होता है ना, टेम्पोररी होता है। टेम्पोररी मतलब जब तक आवाज है तब तक पोल्यूशन होगा, आवाज खत्म पोल्यूशन, आवाज खत्म पोल्यूशन खत्म। किससे होता है, तो साउंड से, है ना, साउंड से। अच्छा, साउंड को हम मेजर किस में करते हैं, हालांकि मैंने फिजिक्स में सब कुछ पढ़ाया हुआ है, तो हम मेजर करते हैं डीबी यानी डेसिबल में। किसमें, डेसिबल में, डेसिबल में। अब देखो, अगर किसी भी साउंड का मेजरमेंट जब हमने किया, तो वो अगर 90 डेसिबल से, ठीक है, ज्यादा है, ठीक है, अगर 90 डेसिबल से ज्यादा है, एस मतलब साउंड इज ग्रेटर देन 90 डेसिबल, अगर 90 डेसिबल से ज्यादा है, तब उसे हम कहते हैं कि वो नॉइस पोल्यूशन है, नॉइस पोल्यूशन है। जैसे आपके आसपास कोई फैक्ट्री चल रही हो, तो वहां से निकलने वाली आवाज 90 डेसिबल से अधिक होती है। रेलवे स्टेशन पर आप हो, 90 डेसिबल से अधिक होती है। जहाज उड़ के जा रही है, 90 डेसिबल से अधिक होती है। लेकिन अगर अगर कोई आवाज 80 से 90 डेसिबल के बीच में है, उसे हम कहते हैं कि ये शोर हो रहा है। क्या हो रहा है, शोर, नॉइस, नाइस नहीं, नॉइस, ठीक है, नॉइस। और अगर कोई आवाज 30 से 40 डेसिबल के बीच में है, तो इसे हम कहते हैं कि ये नॉर्मल आवाज है। क्या है, नॉर्मल साउंड है, इस पे हम बातचीत कर सकते हैं, ये हमारे लिए हानिकारक नहीं है, ये हमारे लिए हानिकारक नहीं है। तो बताओ, क्या जो नॉइस पोल्यूशन होता है, नॉइस पोल्यूशन की अगर हम बात करें, तो ये गाड़ियां हैं, गाड़ियों से तरह तरह के पी पा पौ की आवाज निकलती रहती है, 90 डेसिबल से अधिक होता है। हाँ, कहीं ड्रिलिंग हो रहा है, 90 डेसिबल से अधिक हो जाएगा, ठीक है।
उसके बाद मैंने बता दिया कि हॉर्न कोई बजा रहा है पों पों करके, कहीं एरोप्लेन चल रहा है, कहीं पर ट्रेन चल रही है, तो सारे के सारे क्या होते हैं, नॉइज पोल्यूशन करते हैं, नॉइज पोल्यूशन करते हैं। नॉइज पोल्यूशन जो है ये परमानेंट नहीं होता है, टेम्परोरी होता है, टेम्परेरी होता है। अब आपने एक चीज देखा है, जैसे जो रास्ते होते हैं, तो रास्ते के अगर ऐसे दो रास्ते हैं, ठीक है, तो रास्ते के यहाँ बीच में पेड़ पौधे लगा दिए जाते हैं, छोटे छोटे, छोटे छोटे झाड़ियां लगा दी जाती है, छोटे छोटे झाड़ियां लगा दी जाती है। क्यों लगाई जाती है? अच्छा, इधर से एक बार गाड़ी आ रही है तो, और इधर से एक गाड़ी आ रही है, अगर ये झाड़ियां नहीं होंगी तो रात के वक्त में इसका लाइट इसकी आंख पे जाएगा, इसका लाइट इसकी आंख पे जाएगा, दोनों की आंखें चौंधिया जाएंगी और एक्सीडेंट होने के चांसेस हो सकते हैं। तो पहली चीज, ये एक तरफ की लाइट को दूसरी तरफ जाने से रोकता है। दूसरी चीज, गाड़ियां जब रोड पर चलती हैं तो हॉर्न मारती हैं और यहाँ से निकलने वाली आवाजों को ये जो पेड़ पौधे हैं ये उन्हें एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे कि आप कोई खाली घर में आप अगर बोलोगे तो आवाज गूंजेगा, लेकिन वही घर में सामान भर दो, बेड रख दो, गद्दा रख दो, तकिया रख दो, रजाई रख दो, कपड़े रख दो, तो आप बोलोगे बोलोगे तो आवाज गूंजेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट जो अदर चीजें हैं वो आपके साउंड को कैप्चर कर लेती हैं। इसी तरीके से ये जो पेड़ पौधे किनारे में लगाए गए रहते हैं, बीचों बीच में लगाए गए रहते हैं रोड के, वो क्या करते हैं? साउंड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, क्योंकि इनका कलर ग्रीन होता है और और ये साउंड को एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए इन्हें हम ग्रीन मफलर कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीन मफलर, ग्रीन मफलर, ग्रीन मफलर। आपने अगर देखा होगा तो ठंड वंड के टाइम पीरियड में हम लोग मफलर बांधते हैं अपने कानों पर। क्यों? क्योंकि बाहर की जो हवा है वो अंदर ना घुस सके। इसी तरीके से ये जो पेड़ होते हैं ये साउंड को रोकते हैं, साउंड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसलिए इन्हें भी क्या कहा जाता है? ग्रीन मफलर कहा जाता है, ग्रीन मफलर। तो कहेगा कि ग्रीन मफलर हमें कहाँ देखने को मिलेंगे? तो रोड के किनारे पे लगे हुए पेड़ पौधों को, झाड़ियों को ही हम ग्रीन मफलर कहते हैं, मफलर कहते हैं। नॉइज पोल्यूशन क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, हम समझते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल्यूशन, क्योंकि सब छोटा छोटा टॉपिक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल्यूशन, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल्यूशन। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का क्या मतलब है? तो भाई ये एक तरंग है, तरंग यानी वेव है। अगर आप देखोगे तो हमारे चारों तरफ तरंगों का एक जाल दिखाई देगा। कहीं किसी का मोबाइल का टावर है, किसी का ब्लूटूथ है, किसी का हेडफोन है, किसी का कुछ है, वहां से कोई न कोई तरंगे निकल रही हैं, किसी का माइक है, कोई कुछ बोल रहा है, साउंड तरंग है। तरह तरह की तरंगे हमें दिखाई देती है, मतलब दिखाई तो नहीं देती, बट हम उन तरंगों से घिरे हुए हैं। अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की बात करो तो फिजिक्स में भी मैंने पढ़ा है कि हमारे पास गामा रे होती है, एक्स रे होती है, अल्ट्रा वायलेट होती है, विजुअल होती है, इंफ्रारेड होती है, माइक्रोवेव होती है, रेडियो वेव होती है। और इन सब की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है, फ्रीक्वेंसी के साथ साथ इनका वेवलेंथ भी अलग होती है। जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई वो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक होती है। अगर हमारे ऊपर गामा रेज पड़ जाए तो शरीर को छेद देगी। एक्सरे का इस्तेमाल हम कर लेते हैं, जो है हड्डी, कहीं हड्डी टूटी उटी है तो उसके लिए, लेकिन एक्सरे का भी हाई इंटेंसिटी पड़ जाएगा तो हमारे लिए गड़बड़ है। अल्ट्रावायलेट स्किन कैंसर वगैरह कर देती है, और अल्ट्रावायलेट का अगर हम नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में यूज करें तो वो जम्स वगैरह को मार सकती है। तो हम इंसान चारों तरफ से तरंगों से घिरे हुए हैं, और ये जो तरंगे हैं ये हमारे दिमाग पर, हमारे नर्वस सिस्टम पर इम्पैक्ट डालती है। समझ आ रहा है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल्यूशन किसे कहेंगे? जाहिर सी बात है, वेव या तरंगों से होने वाले पोल्यूशन। अगर मैंने यहाँ बताया कि कोई गामा रेज चारों तरफ फैला दिया जाए तो वो लोगों को क्या करेगा? मारेगा, उनके अंदर जा करके उनके नर्व सेल को बर्बाद कर देगा, डिस्टर्ब कर देगा। तो उसे हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल्यूशन। ये हमें दिखाई भी नहीं देगा, ना तो उसे हम सूंघ सकते हैं, ना पकड़ सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। तो वेव से फैलने वाले पॉल्यूशंस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
पॉल्यूशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पॉल्यूशन। इसका असर क्या होता है? तो हमारे दिमाग पर, माइंड पर, हमारा जो मेंटल प्रेशर है, मेंटल प्रेशर, ये क्या हो जाता है? ये बढ़ने लगता है, ये बढ़ने लगता है। इतना क्लियर है? नेक्स्ट पॉल्यूशन हम देखते हैं, बायोकेमिकल पॉल्यूशन। बायोकेमिकल पॉल्यूशन। अब देखो, इसमें बायो और केमिकल, बायो मतलब जीव और केमिकल तो रसायन समझते हो आप। जैसे मैं अगर बायो की बात करूं, जैसे कोरोना फैला था, कोरोना ने फैला, लाखों हजारों करोड़ों लोगों की जान गई, ये क्या है? एक तरीके का बायो पॉल्यूशन है, बायो पॉल्यूशन है, ठीक है। स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स बायो पोल्यूशन की कैटेगरी में आएगा, ठीक है, बायो पोल्यूशन की कैटेगरी में आएगा। एंथ्रॉक्स नाम का एक बैक्टीरिया होता है, एंथ्रॉक्स नाम का एक बैक्टीरिया होता है, ये इतना खतरनाक होता है कि जैसे आपने कोई लिफाफा लिया, ठीक है, इस लिफाफे के अंदर, इस लिफाफे के अंदर आपने ये बैक्टीरिया डाल दिया, तो ये बैक्टीरिया क्या हमें नेकेड आई से दिखाई देते हैं? नहीं। लेकिन जो इस लिफाफे को खोलेगा, ये बैक्टीरिया उसकी सांस, नाक के थ्रू उसके सांस में चले जाएंगे और उसके फेफड़े को गला देंगे। तो सबसे खतरनाक होता है ये एंथ्रेक्स बैक्टीरिया। आप देखोगे कि अगर कोई बड़ा इंसान है, मतलब कि किसी देश का प्रेसिडेंट है, प्रधानमंत्री है, तो उसके पास कोई लेटर जाता है तो वो डायरेक्ट नहीं खोलता है। क्यों? हो सकता है कि उसके अंदर एंथ्रेक्स जो बैक्टीरिया है वो डाल के दे दिया गया हो और वो खोलते ही वो चल बसे, इसलिए दूसरे लोग उसके लेटर वगैरह को ओपन करते हैं, ओपन करते हैं। इतना क्लियर हुआ? लेकिन वहीं अगर मैं केमिकल की बात करूं, जैसे भोपाल गैस में हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनाइड, ये क्या है? एक केमिकल है, जहरीली गैस है, पानी के साथ अगर रिएक्शन कर गया तो लोग, कई हजारों करोड़ों लोगों की जान ले लेगा। उसी तरीके से एक होती है सीरीन गैस, सीरीन गैस, सीरीन गैस, ये एकदम एटम बम की तरह ही काम करता है, लेकिन इसे बनाने में खर्चा बहुत कम होता है, बहुत बड़े पैमाने पर नहीं फैलता है, बहुत दूर तक नहीं। इसे बैड एटम बम कह सकते हो। जैसे अभी रसिया यूक्रेन का वॉर चल रहा था, ये न्यूज कई बार निकल के आई थी, यूक्रेन जो है, यूक्रेन बैड एटम बम को बनाने की तैयारी कर रहा है। यानी उसके पास एटम बम बनाने की टेक्नोलॉजी तो नहीं है, लेकिन जो भी कुछ है, जैसे कोई रेडिएशन हो सकता है, उन सब का जुगाड़ करके वो सस्ता कोई न कोई एटम बम बनाए। तो इसलिए सीरीन गैस को गरीबों का परमाणु बम कहा जाता है, गरीबों का परमाणु बम, ठीक है। पुअर्स एटॉमिक बम किसे कहते हैं? सीरीन गैस को, सीरीन गैस को। जितना इम्पैक्ट एक एटॉमिक बम डालता है, लगभग लगभग उतना ही इम्पैक्ट सीरीन गैस भी डाल सकती है, सीरीन गैस भी डाल सकती है। समझ में आया इतना? अच्छा, एक चीज समझो, जैसे हम इंसान हैं, इंसानों का, हर किसी का आप देखोगे तो डीएनए अलग अलग होता है ना, डीएनए अलग होता है। लेकिन जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे में ऑलमोस्ट ये देखा जाता है कि उनका जो डीएनए होता है वो सेम होता है। तो जब डीएनए सेम होती है, जीन सेम होती है, तो उसे हम कहते हैं जीन होमोजेनिटी, होमोजेनिटी, जीन होमोजेनिटी, जीन होमोजेनिटी। अब अच्छा एक बात बताओ, ऐसा कोई वायरस या ऐसा कोई बैक्टीरिया आया जो किसी एक पर्टिकुलर जीन को ही मार रहा है, और जितने भी प्लांट हैं, मान लो कि जितने भी प्लांट हैं, उन सब का जो जीन है वो सेम है, उन सब का जीन जो है वो सेम है। तो इस पर अगर अटैक हुआ, इसके अंदर मान लो कि एक्स नाम का जो जीन है, ये बैक्टीरिया है, कोई बैक्टीरिया बी है, वो एक्स नाम के जीन को मार रहा है, और ये एक्स जीन सब पेड़ों में प्रेजेंट है। तो बताओ, क्या सिर्फ यही पेड़ मरेगा या सारे के सारे पेड़ मर जाएंगे? सारे के सारे पेड़ मर जाएंगे। तो जीन होमोजेनिटी पौधों में ये खतरनाक हो जाती है, ठीक है। स्पेन में ऐसे ही एक बार हुआ था, आलू बोया गया था, और वहां के सारे आलूओं में जीन होमोजेनिटी देखने को मिली थी, और एक ऐसा बैक्टीरिया आया जो सारे के सारे आलू के फसल को बर्बाद कर दिया, और पूरे स्पेन में भूखमरी का माहौल आ गया था। क्यों? क्योंकि आलू बर्बाद हो जाएगा
तो लोग खाएंगे क्या? समझ में आ रहा है? तो पौधों में जीन होमोजेनिटी का होना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। जीन होमोजेनिटी का होना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। समझ में आया? ऐसे ही इंसानों में देखा जाता है कि जब अगर हम ब्लड रिलेशन में ही अगर शादी करते हैं, ब्लड रिलेशन में ही अगर शादी करते हैं, तो अगर मान लेते हैं कि ये मेल है और ये फीमेल है, क्या फीमेल है, इसका ब्लड, इसका भी जीन सेम होगा, इसका भी जीन सेम होगा, क्योंकि ये अपने ही किसी परिवार से बिलोंग करते होंगे। तो अगर इनके अंदर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है तो वो जेनेटिक डिसऑर्डर इनके अंदर भी आएगा। क्यों? क्योंकि इसी भी जीन से, इन्हीं फैमिली से बिलोंग करते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो इनके जो आने वाले बच्चे हैं उनके अंदर भी वो जेनेटिक डिसऑर्डर आएगा और आने वाली जनरेशन उस जेनेटिक डिसऑर्डर को कैरी करती रहेगी। क्यों? क्योंकि इनकी जो शादियां हो रही हैं वो सेम ब्लड रिलेशन में ही हो रही है। इसलिए भारत में ये परंपरा रही कि जो शादी वगैरह होती है वो दूर दराज के क्षेत्रों में किया जाता है ताकि जीन डिफरेंस हो सके। अगर एक जीन में कोई प्रॉब्लम है तो दूसरे जीन में प्रॉब्लम ना हो, ताकि जब नेक्स्ट जनरेशन आए तो हमने इवोल्यूशन में पढ़ा था डोमिनेंस थियरी, हो सकता है कि इसका जीन डोमिनेंस कर जाए और इस इंसान के अंदर जो डिजीज है वो आने वाली जनरेशन में खत्म हो जाए। समझ में आया? तो बायोकेमिकल पोल्यूशन क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं, देखते हैं न्यूक्लियर पोल्यूशन। दुनिया में सबसे खतरनाक जो पोल्यूशन होता है वो होता है न्यूक्लियर पोल्यूशन। क्या होता है? न्यूक्लियर पोल्यूशन, परमाणु, न्यूक्लियर मतलब परमाणु प्रदूषण। ठीक है, न्यूक्लियर पोल्यूशन में क्या आता है भाई? एटम बम, एटम एटम बम। आपको पता होगा कि पूरी दुनिया में एक ऐसा देश है जिसके ऊपर एटम बम पटका गया था। सेकेंड विश्व युद्ध में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम को पटका गया था। कब पटका गया था? तो 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945। 1945 6 अगस्त को जो एटम बम गिरा था वो था लिटिल मैन। ठीक है, लिटिल मैन। और 9 अगस्त को जो गिराया गया उसका नाम था फैट बॉय। लिटिल बॉय और फैट बॉय। ठीक है, फैट बॉय, लिटिल बॉय फैट मैन, लिटिल बॉय फैट मैन। ठीक है, लिटिल बॉय और फैट मैन। समझ में आया? अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको दिखे होंगे कि जब कोई भी, देखो, एटम बम गिरता है तो अपने 4 से 5 किलोमीटर के रेडियस के टेम्परेचर को तो बढ़ाता ही है। क्यों बढ़ाता है? क्योंकि उसके अंदर से निकलते हैं गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, और ये इतने खतरनाक रेज हैं जो इसकी चपेट में आने वाले लोग तुरंत ही उनके शरीर को छेद डालेगा, जला डालेगा, मार डालेगा उन्हें। तो पहले जब न्यूक्लियर बम गिरता है, फटता है, तो आप देखोगे आस-पास के रेडियस में 4-5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के रेडियस में जितनी भी चीजें होंगी उनका टेम्परेचर अचानक से बढ़ जाएगा और इवेपोरेट हो जाएंगे। उसके बाद ये जो एक आग का गोला ऊपर उठता है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर फॉल आउट। न्यूक्लियर फॉल आउट, न्यूक्लियर फॉल आउट, न्यूक्लियर फॉल आउट। अब ये जो गैस है, ये गैस हवा के जरिए चारों तरफ फैलती है, हवा के जरिए चारों तरफ फैलती है, और ये इतनी खतरनाक होती है कि ये गैस जहां जहां जाएगी उस हर एक चीज को रेडियो एक्टिव कर देगी, यानी उसे पोल्यूट कर देगी। उसे छूने वाला इंसान मारा जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें भी वही वही सारी की सारी जो गामा रे है, एक्स रे है, अल्ट्रावायलेट रे है, वो उसके अंदर से निकलती रहेंगी और अंदर इंसान को जाकर के उसके फेफड़े को क्या कर देंगी? खत्म कर देंगी। तो जापान पर तो ये गिराया गया था, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई हैं दुनिया में जो एक्सीडेंटली हुई हैं। एक्सीडेंटली, जैसे कि हम अगर न्यूक्लियर इसकी बात करें, इसका क्या कहते हैं, न्यूक्लियर की बात करें, तो इसका इस्तेमाल आपके हिसाब से आप क्या करना चाहते हो? अगर आप चाहे इसका पॉजिटिव इस्तेमाल करना तो आप इससे बिजली बना सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, है ना?
न्यूक्लियर रिएक्टर में आप रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूरेनियम वगैरह को भड़काते हो, कंट्रोल्ड तरीके से उसे जलाते हो और उससे बिजली बनाते हो। पानी गर्म करके टरबाइन को नचाते हो, बिजली बनाते हो। दूसरा चीज है आप इससे वेपन बना सकते हो, जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूएसए ने किया था, वेपन बना सकते हो। तो देखो वेपन वाला तो मैंने बता दिया कि भाई एटम बम था, एटम बम को गिराया गया था लिटिल बॉय फैट मैन नाम का। लेकिन दुनिया में ऐसे दो देश है, जैसे पहला तो जापान ही है। जापान के फुकुशिमा में उनका एक न्यूक्लियर रिएक्टर था। न्यूक्लियर रिएक्टर, एनआर मतलब न्यूक्लियर रिएक्टर, जिससे वो लोग बिजली बनाते थे। अब वहां पर आ गया अर्थक्वेक। तो जब बिजली आप बनाते हो तो न्यूक्लियर रिएक्टर से जो पानी गुजरता है वो भी क्या हो जाता है, पोल्यूट हो जाता है। और जैसे ही अर्थक्वेक आया वो सारा का सारा पानी रिलीज होकर के आसपास के समुद्र में चला गया और पूरे समुद्र को क्या कर दिया, पोल्यूट कर दिया। पूरे समुद्र को पोल्यूट कर दिया। तो एक घटना हुई थी फुकुशिमा जापान में। जापान में 2 बम गिराए गए और एक अर्थक्वेक ने पूरी तरीके से वहां के पानी को पोल्यूट कर दिया। कब हुआ था ये 2011 में हुआ था। और इससे पहले जो हुआ था वो हुआ था चेरनोबिल। चेरनोबिल कहाँ है ये, तो आज के यूक्रेन में चेरनोबिल न्यूक्लियर रिएक्टर 1986 में, इसके बारे में आपने सुना होगा कि 1986 में चेरनोबिल जो न्यूक्लियर रिएक्टर था उसको जब टेस्टिंग के लिए लाया गया था, मतलब वहां के प्रेसिडेंट वगैरह को लाया गया था देखने के लिए कि अच्छा देखते हैं इसको, हम इनोग्रेट करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। तो वहां का इंजीनियर था, उसको न्यूक्लियर रिएक्टर को जितने प्रेशर पर चलाना चाहिए उतने प्रेशर पर न चला करके वो कम प्रेशर पर ही चालू किया और वो जो अंदर रेडियो एक्टिव मटेरियल था, यूरेनियम था, वो अनकंट्रोल्ड हो गया, जिसकी वजह से पूरा का पूरा चेरनोबिल शहर क्या हो गया, चेरनोबिल जो रेडियो एक्टिव मटेरियल था वो, मतलब चेरनोबिल न्यूक्लियर रिएक्टर था वो ब्लास्ट कर गया। ब्लास्ट करने की वजह से वहां पर जितने भी लोग थे वो सारे के सारे मारे गए। अब मैंने बताया कि जब ये ब्लास्ट करता है तो ये न्यूक्लियर फॉल आउट निकलता है, तो इसको रोकने के लिए क्या किया जा सकता है या इंसानों को बचाने के लिए क्या किया जा सकता है। तो देखो इस न्यूक्लियर फॉल आउट को अगर न्यूट्रलाइज करना है तो इसके ऊपर बोरिक एसिड का छिड़काव किया जाता है। इसका बोरिक एसिड, ये बोरिक एसिड क्या करता है, इस रेडिएशन को न्यूट्रलाइज कर देता है। बोरिक एसिड नहीं है तो इसकी जगह आप अनियन का इस्तेमाल कर सकते हो। अनियन रेडियो एक्टिव मटेरियल से निकले इस रेडिएशन को सोख लेता है। तो आपको याद होगा जब भारत ने अपना परमाणु परीक्षण किया था तो पूरी दुनिया ने उस पर बोरिक एसिड न मिले इसका रिस्ट्रिक्शन लगा दिया था। तो राजस्थान के पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट करने के बाद भारत ने प्याज का सहारा लिया और जितने भी रेडिएशन निकले थे उनको प्याजों ने सोख लिया था। ये स्टोरी तो आपने सुना होगा, परमाणु मूवी भी आई है इसके ऊपर, आपने देखा भी होगा, है ना। अच्छा, इंसानों को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, तो इंसानों जहां पर भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं उसके आसपास के शहर, जितने भी शहर होंगे वहां के मेडिकल पर आपको पोटेशियम आयोडाइड KI का टैबलेट मिलेगा। जैसे आपको पता चले कि कहीं पर न्यूक्लियर ब्लास्ट हो गया है तो आपको अगर पोटेशियम आयोडाइड की गोली मिले तो आप उसे तुरंत ले करके खा ले। नहीं है तो आप अपने घर में जाएं, चारों तरफ से सब कुछ लॉक करें, कपड़ा भिगाएं, चदरा भिगाएं, गदरी भिगाएं, उसको ले करके आप उसके अंदर घुस जाएं और ऊपर अपने सारा का सारा क्या रखे, भीगे हुए कपड़े रखे। क्यों? क्योंकि जब पानी रहेगी तो इस पानी से ये जो रेडिएशन है वो अंदर जल्दी घुस नहीं पाएगा और आपके बचने के चांसेस थोड़े बढ़ जाएंगे। आप बच जाएंगे इसकी गारंटी नहीं है, बट आपके बचने के चांसेस बढ़ जाएंगे। समझ में आ गया? ओके। अब देखो जैसे कि न्यूक्लियर रिएक्टर कैसे काम करता है, ठीक है, और जो इन्हें कंट्रोल तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, बोरॉन की छड़ वगैरह क्यों लगाए जाते हैं, सारा जो कंसेप्ट है ये हमने फिजिक्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो हमें बायो में जितना पढ़ना था यहाँ पर हमने सारा चीज देख लिया। और इसी न्यूक्लियर पोल्यूशन के साथ, न्यूक्लियर रिएक्टर के साथ
आपका ये जो बायोलॉजी है वो पूरी तरीके से खत्म होता है। ठीक है? तो यहाँ पर हम इसको एंड